हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एडवोकेट एक्ट 1961 में जो अभी हाल ही में 2025 में प्रस्ताव रखा गया है संशोधन को लेकर कि कौन कौन से संशोधन यहाँ पर किए जाने हैं, जिसमें आपके लिए 8 पॉइंट्स हम लेकर आए हैं। इन 8 जो है संशोधन आपके एडवोकेट एक्ट में जोड़े जाएंगे, जिसको लेकर प्रोटेस्ट एडवोकेट्स के द्वारा जारी है। ठीक है, ये देखते हैं आखिर वो कौन से पॉइंट है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर लीगल इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। जैसा आप सभी जानते हैं कि एडवोकेट एक्ट 1961 का जो सेक्शन 2 है उसमें डेफिनेशन क्लॉज दिया हुआ है, जिसके आई के अंदर लीगल प्रैक्टिस यानी कि धारा 2I के अंदर लीगल प्रैक्टिशनर वर्ड को डिफाइन किया गया है। जिसमें अगर हम अभी तक देखें तो उसमें लीगल प्रैक्टिशनर के अंतर्गत किसी हाई कोर्ट का एडवोकेट या वकील या प्लीडर, मुख्तार यानी कि जो आपका रहता है मुख्तार, पावर अटॉर्नी या फिर रेवेन्यू एजेंट से मतलब विधि व्यवसायी से है। बट यहाँ पर अब इस परिभाषा को विस्तारित करने का प्रस्ताव है। अब इन सब के अलावा देखो इसमें और कौन शामिल करने की बात की जा रही है कि जिसमें केवल अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले वकील ही नहीं होंगे अब यहाँ पर केवल, बल्कि कॉरपोरेट वकील, इन हाउस काउंसिल और निजी और सार्वजनिक संगठनों, सांविधिक निकायों और विदेशी कानून फर्मों में कानूनी काम करने वाले लोग भी शामिल होंगे। अभी तक तो लीगल प्रैक्टिशनर वर्ड के अंतर्गत केवल कोर्ट के अंदर काम करने वाले व्यक्ति थे, जैसे हाई कोर्ट का एडवोकेट, वकील, प्लीडर, मुख्तार, राजस्व, ये सारे ये व्यक्ति थे। बट अब यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं आपके, इनको भी अब जो लीगल वर्क कर रहे हैं किसी भी फर्म के अंदर, उनको भी लीगल प्रैक्टिशनर वर्ड के अंतर्गत शामिल किया जा रही है। पहली बात आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है, कि लीगल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन को बढ़ाया जा रहा है जो 2I के अंतर्गत दी हुई है। नेक्स्ट दूसरा संशोधन देखते हैं। देखिए, दूसरा अमेंडमेंट है सेक्शन 33A को लेकर के। इसमें क्या कर दिया गया है 33A में। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर यह बताऊंगी कि सेक्शन 33A जो 33 है उसके अंतर्गत क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो सेक्शन जो हमारा 33 है उसमें बताया गया है कि विधि व्यवसाय करने के लिए केवल एडवोकेट हकदार होंगे। कौन हकदार होंगे? एडवोकेट हकदार होंगे। ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट नहीं है तो वो जो है विधि व्यवसाय नहीं कर सकता, ऐसा सेक्शन 33 में। बट वहाँ पर ये एक और न्यू सेक्शन जोड़ने की बात कर रहे हैं 33A, जिसमें यह कहा गया है कि यह अनिवार्य किया गया, जो नई धारा जोड़ी जाने वाले का प्रस्ताव है 33A, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि सभी वकीलों को जो अदालतों, न्यायाधिकरणों या अधिकारियों के समक्ष प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, उन्हें उस बार एसोसिएशन के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा जहां वे मुख्य रूप से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अभी तक ये बात अगर आप सेक्शन 33 देखो कि कौन लीगल कौन अधिवक्ता होने के हकदार होंगे, तो वहां पर यह चीज़ें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, वो केवल एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट होने चाहिए ऐसा वहाँ पर बताया गया है। बट यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि जिस बार एसोसिएशन के साथ, जिस बार जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ की जो बार एसोसिएशन है वहाँ के साथ उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, जहाँ वो मेन रूप से प्रैक्टिस करते हैं। स्थान या कानून के क्षेत्र में परिवर्तन होने पर, यदि उनका स्थान या कानून यानी कि अपना अगर वो फील्ड चेंज करते हैं, मतलब जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं लॉ के, अगर उस फील्ड को चेंज करते हैं या जिस जगह पर वो काम कर रहे हैं उस जगह को अगर चेंज करते हैं, तो वकील को पिछले बार एसोसिएशन को, मतलब जहाँ पर वो पहले मुख्य रूप से रजिस्टर्ड था, उस एसोसिएशन को 30 दिन के भीतर सूचित करना होगा। यानी कि ये दोनों चीज़ें चेंज करने से 30 दिन पहले अपनी पहली वाली बार एसोसिएशन को सूचित करना होगा। वकीलों को केवल एक ही बार एसोसिएशन में वोट डालने की अनुमति है, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति केवल एक ही बार एसोसिएशन में वोट डाल सकता है। ऐसा इस प्रकार का सेक्शन 33A के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। तो ये बात आप समझ गए कि 33A के अंतर्गत जो न्यू सेक्शन इंक्लूड किए जाने की बात हो रही है उसमें क्या चीज़ें न्यू ऐड की गई हैं। आइए बात है हमारा पॉइंट नंबर 33 वाला। अभी तक हमारे 2 हो चुके हैं, अब है पॉइंट नंबर 3। अब देखिए ये पॉइंट क्या कहना चाहता है, ये जो 35, सबसे पहले मैं आपको मेनली इतना बता दूं कि 35 में क्या चीज़ें दी हुई हैं। देखो, जो हमारा 35 सेक्शन है उसमें पनिशमेंट दी हुई है एडवोकेट्स के बारे में जो कि मिसकंडक्ट करते हैं, अपचार करते हैं अपने पैसे को लेकर, प्रोफेशन को लेकर के। बट यहाँ पर 35 एक न्यू सेक्शन ऐड किया जा रहा है जिसमें यह कहा गया है कि जो वकीलों और बार एसोसिएशन को अदालत की कार्यवाही का बहिष्कार या हड़ताल करने से रोकता है
यानी कि ये न्यू सेक्शन ऐड किया जा रहा है, जो अभी तक के दोनों सेक्शंस से ज़्यादा एडवोकेट्स के लिए प्रोटेस्ट की यहाँ पर मेन बात आ रही है। क्या कि ये प्रोटेस्ट को लेकर के है, बहिष्कार को लेकर के है, ठीक है, बायकॉट को लेकर के है, स्ट्राइक को लेकर के है। यानी कि वकील और बार एसोसिएशन जो अदालत की कार्यवाही का बहिष्कार करती हैं, हड़ताल करती है, उनको रोकेगा ये। यानी कि एडवोकेट को हड़ताल करने से रोकने के लिए ये है सेक्शन जोड़ा जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी उल्लंघन को पेशेवर अनुशासनहीनता माना जाएगा। यानी कि अगर कोई भी एडवोकेट या फिर बार एसोसिएशन क्या करती है, अदालत की यानी कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का बहिष्कार करती हैं, हड़ताल करती है, तो उनके खिलाफ पेशेवर अनुशासनहीनता मानी जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। हालांकि पेशेवर या प्रशासनिक मुद्दों पर प्रतीकात्मक या एक दिन की विरोध प्रदर्शन की अनुमति होगी, ठीक है, बशर्ते वो अदालत के काम में विघ्न डालें। इनके कहने का मतलब है कि अगर आपका कोई पेशेवर या प्रशासनिक मुद्दा है तो आपको केवल एक दिन के प्रोटेस्ट की परमिशन दी जा सकती है। ऐसा नहीं कि आप मतलब हफ्तों प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, अपने पैसे की किसी बात से लेकर के किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग से या किसी प्रशासनिक मुद्दे से, तो आप एक दिन का प्रोटेस्ट कर सकते हो, बट उसमें भी आप प्रोटेस्ट ऐसे नहीं करोगे जिससे कोर्ट की प्रोसीडिंग में विघ्न एराइज हो। समझ गए हो ना? यानी कि अगर आपको किसी बात से किसी फैक्ट से प्रॉब्लम है तो आप एक ही दिन की प्रोटेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। और उस एक दिन की प्रोटेस्ट में भी आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में किसी प्रकार की बाधा एराइज नहीं करोगे। उसके बाद हमारा आता है पॉइंट नंबर 3 हमारे हो चुके हैं, जिसमें प्रोटेस्ट के लिए मुद्दे पर सबसे बड़ा हमारा क्या आता है 3 वाला, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा आता है 4। जो 4 पॉइंट है वो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग किया गया है। यानी कि कौन से सेक्शन को लेकर के ये बात यहाँ पर कही गई है, सेक्शन 4 को लेकर के। अब हम देखते हैं पहले कि मेनली सेक्शन 4 में अभी फिलहाल क्या चीज़ है। तो इसमें जो इंडियन बार काउंसिल के बारे में प्रावधान है, यानी कि इंडियन बार काउंसिल का प्रोविज़न कहाँ है, एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 4 के अंतर्गत। तो ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सरकार द्वारा नामित सदस्य BCI में अधिनियम की धारा 4 को इस प्रकार संशोधित करने का प्रस्ताव है कि केंद्र सरकार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 3 सदस्य नामित करने की अनुमति मिले। कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे लीगल फील्ड में गवर्नमेंट की पहुंच को बढ़ाने की कोशिश है, क्योंकि उनका कहना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स में 3 ऐसे सदस्य हों जिनकी अनुमति कौन दे, केंद्र सरकार दे, जो वर्तमान में चुने गए सदस्यों के अतिरिक्त होंगे। यानी कि प्रेजेंट में जो वहाँ पर मेंबर्स हैं उनसे एक्स्ट्रा 3 सदस्य कौन होंगे जिनको केंद्र सरकार चुनेगी, ठीक है। निर्देश जारी करने की शक्ति विधेयक धारा 49B भी प्रस्तुत करता है, जो केंद्र सरकार को अधिनियम और इसके नियमों के प्रावधानों को लागू करने में BCI को निर्देश देने की शक्ति देती है। क्योंकि सेक्शन जो 4 है वो तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कंपोजिशन की बात करते हैं कि कैसे कैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन होगा, कितने कितने मेंबर्स होंगे, ठीक है। और साथ साथ 49B जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल बनाने की पावर दे रहा है। तो ये दोनों चीज़ों पर ही सेंट्रल गवर्नमेंट का कब्जा कराने की यहाँ पर बात की गई है। इस सेक्शन 4 में भी इंडियन बार काउंसिल के गठन से संबंधित 3 सदस्यों को जो केंद्र सरकार नामित करेगी, उसकी तरफ से अपॉइंट किए जाएंगे। और 49 के अंतर्गत जो कानून बनाने की पावर दी हुई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, उसमें भी 49B इंक्लूड करके ये कहने का मतलब कि केंद्र सरकार भी अधिनियम और इसके नियमों के प्रावधान लागू करने से संबंधित BCI को डायरेक्शन दे सकती है। तो इसका मतलब पूरी तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया की शक्ति किसके अधीन करने वाले हैं, ये केंद्र सरकार के अधीन करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिए सेक्शन 4 और 49B, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है 5 प्रोविज़न। इस प्रोविज़न में की गई एनहेंस्ड पेनल्टी। भाई इन्होंने यहाँ पर क्या बढ़ा रहे हैं, ये पनिशमेंट बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि आपकी क्या बढ़ाई जाएगी, पनिशमेंट बढ़ाई जाएगी। यानी कि अभी देखो एडवोकेट जो इतनी स्ट्रगल करने के बाद वहाँ पर जा रहे हैं उनकी तो बढ़ा रहे हो, बट जो लोग पूरी तरीके से हमारी शासन व्यवस्था को संभाल रहे हैं उनका बैकग्राउंड ही क्रिमिनल होता है, उसका कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ऑलमोस्ट वो सब छोड़िए, हम यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले आपको पता है सेक्शन 45 जो है वो ये बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति इलीगल रूप से क्या करता है, लीगल प्रोफेशन करता है, तो उसके लिए पेनल्टी की बात 45 में की जाती है। अब यहाँ पर इन्होंने उसमें अभी तक मेनली जो है 45 में जो पनिशमेंट थी वो 6 महीने तक का वहाँ पर जो है कारावास था, ओके। बट अब यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया 45 में कि पनिशमेंट फॉर दोज प्रैक्टिसिंग विदाउट प्रॉपर अथोराइजेशन। अगर किसी व्यक्ति को प्रॉपर अथोराइज नहीं, उसके बाद अगर वो प्रैक्टिस करता है तो उसे इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर एंड फाइन अप टू 2 लाख, ठीक है, अर्लियर 6 मंथ। यानी कहने का मतलब क्या है, उसको 1 साल तक का तो कारावास होना चाहिए और 2 लाख रुपए
क्या होना चाहिए, उसमें फाइन होना चाहिए। फिलहाल जो अभी कितना है, 6 महीने है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जुर्माना इन्होंने कितना कर दिया, 2 लाख। नेक्स्ट आता है 45B। 45B इन्होंने न्यू यहाँ पर ऐड करने की ये बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 45A तो है जिसमें दलालों के बारे में बात की गई थी और इसको लेकर के पहले भी, टॉट्स को लेकर के पहले भी बहुत सी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। तो वो बातें तो देखिए ठीक थी अपनी तरफ से, बट यहाँ पर हम देखें 45B में क्या इंक्लूड किया गया है इन्होंने, इसमें इंक्लूड किया गया लायबिलिटी फॉर एडवोकेट मिसकंडक्ट। अगर कोई भी एडवोकेट मिसकंडक्ट करता है तो उसकी क्या क्या लायबिलिटी है इसके लिए, तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। उसके बाद 24B, यानी कि इन्होंने फिर यहाँ पर किस चीज़ में संशोधन इंक्लूड करने की बात की है। 24B न्यू सेक्शन अब यहाँ पर इन्होंने ऐड करने का प्रस्ताव रखा है। जैसे कि देखिए 24A जो हमारा जो 24 है वो उन लोगों की बात करता है जिनको एज ए एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट किया जा सकता है, और 24A जो है वो डिसक्वालिफिकेशन बताता है कि कौन व्यक्ति एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर 24B इन्होंने न्यू इंक्लूड करने का प्रस्ताव रखा है कि कब स्टेट के एनरोलमेंट से किसी व्यक्ति को रिमूवल किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, ध्यान से देखिए। If advocate convicted of offence with imprisonment of 3 years or more will be removed from the state bar council। कहने का मतलब अगर कोई एडवोकेट जो है वो कन्विक्ट, दोषी हो जाता है किसी ऐसे ऑफेंस में जिसमें 3 साल तक की पनिशमेंट है या उससे अधिक, यानी कि 3 साल तक का, अगर कोई भी एडवोकेट जो पहले से एनरोलमेंट है उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें कारावास 3 साल से कम तक का है, तो उसका एनरोलमेंट से वो रिमूव नहीं करेगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बट अगर 3 साल उससे ज़्यादा का कारावास है तो फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा उसे रिमूव कर दिया जाएगा उसका, यानी कि एनरोलमेंट से। री एनरोलमेंट में भी कंसिडर 2 years आफ्टर रिलीज सब्जेक्ट टू BCI अप्रूवल। कहने का मतलब क्या है कि अगर वो री एनरोलमेंट कराया जाता है तो कम से कम जब वो 2 साल उससे रिलीज हुए हो चुके होंगे, और किसके अधीन रहेगा ये भी अप्रूवल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अधीन रहेगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों जो हैं वो ये भी हैं, और यहाँ पर भी ये तो देखिए थोड़ा हम समझ सकते हैं कि अगर आप अथोराइज नहीं फिर भी आप वो काम कर रहे हो तो किसी अपने विक्टिम के साथ एक अलग चीज़ें कर रहे हो, बट यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं ध्यान देने वाली हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 6 वाला। 5 हम कर चुके हैं, 6 हमारा क्या है, इसमें वकील की डिग्री, पता और कार्यस्थान जैसी योग्यताओं के बार बार सत्यापन का प्रस्ताव है। कि मतलब एडवोकेट की जो डिग्री है, उसका जो पता है, जहाँ पर वो काम करता है, उसकी इनेबिलिटी का बार बार वेरिफिकेशन करना चाहिए। अभ्यास के स्थान का हर 5 साल में वेरिफिकेशन करना चाहिए। भारत में विदेशी कानून फर्मों और वकीलों के प्रवेश को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के माध्यम से रेगुलेट किया जाए। यानी कि BCI के माध्यम से नहीं करोगे, केंद्र सरकार के माध्यम से करोगे, और नकली या जाली डिग्री से अयोग्यता हो जाएगी। तो ये आपकी डिग्री को लेकर के है कि बार बार वेरिफिकेशन करो, कहीं फर्जी वकील तो एडवोकेसी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा 7 प्रोविजन, ठीक है। इसका कहने का मतलब कि कानून फर्मों की मान्यता और नियमन की निगरानी करेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो कानून फर्मों की मान्यता और नियमन की निगरानी करेगा। और कानून मात्रकों के लिए अनिवार्य पूर्व और पोस्ट नामांकन। यहाँ पर मेन चीज़ क्या है 7 पॉइंट में, कि जो एडवोकेट क्या कर रहे हैं, एडवोकेसी करेंगे, उनको प्रशिक्षण कब, एनरोलमेंट कराने से पहले भी, प्री भी और पोस्ट भी प्रशिक्षण कराया जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। मेन चीज़ 7 पॉइंट में यही है। उसके बाद हमारा लास्ट एंड 8 पॉइंट संशोधन को लेकर के, कि विविधता को बढ़ावा देने के लिए विधेयक में बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कम से कम 2 महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है, जो प्रमुख महिला वकीलों की सहमति से चयनित होंगी। तो यानी कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो क्या कह रही है कि यहाँ पर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है हमारी, उसमें भी कम से कम 2 महिला सदस्य अपॉइंट होंगी। ये मैंडेटरी कर दिया है, और जो पहले से ही वरिष्ठ प्रमुख महिलाएं हैं उनकी सहमति से उन महिलाओं का जो है यहाँ पर चयन होने वाला है। तो ये 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट हमने आपको बड़े अच्छे से और बारीकी के साथ समझाए हैं। तो आई होप आपको एडवोकेट एक्ट में जो ये विधेयक संशोधन के जो प्रस्ताव रखे गए हैं संशोधन करने के, इनके बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किन किन सेक्शंस में ये संशोधन की बात की। हमने सेक्शन भी आपको देखे साथ के साथ खोले हैं, और जिन सेक्शंस में न्यू सेक्शन ऐड किए गए भी करके उनके हमने मेन सेक्शन भी आपको जो है बता दी है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे। धन्यवाद।